नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे स्वागत है। जो साथी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया गया है। उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अगर अभी तक आप लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी तथा डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं पढ़े हैं, उसके लिए रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, तो एक बार ट्रस्ट करके पढ़ लीजिए जाकर के चीज़ों को। बेस्ट मटेरियल आपको दिया गया है। आज की क्लास में हम किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं? आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की। भूकंप का जो आपका टॉपिक है, ये चाहे आप ज्योग्राफी का टॉपिक मान के पढ़ लीजिए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक मान के पढ़ लीजिए, भूकंप को बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप, देखिए, भूकंप पहले वर्ड पे जाइए। भूकंप का मतलब क्या है? एक सिंपल सी डिफिनीशन। भूकंप किससे मिलके बना है? भूकंप ऐसे ही लिखा जाता है, भूकंप। ठीक है, अगर आप इसको शब्द को ध्यान से देखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है अर्थक्वेक। तो अब देखिए, भूकंप दो शब्दों से मिलके बना है, एक है भू, दूसरा है कंप। ठीक है, तो भू का क्या मतलब है? भू आया है आपका, भू आया है भूमि सतह से। किससे आया है? भूमि सतह से। कंप का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। तो इसकी सिंपल सी, एकदम सिंपल डिफिनीशन बोले शाब्दिक वाली, तो आपकी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न प्रत्येक प्रकार का कंपन। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन, यानी कि पृथ्वी की सतह पर अगर कोई कंपन उत्पन्न हो गया, पृथ्वी की सतह ऐसे हिल गई, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ही बोला जाता है कि भूकंप आ गया है। ये क्या है? भूकंप है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न प्रत्येक प्रकार का कंपन। ठीक है, प्रत्येक प्रकार का कंपन। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स में जो है कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है, मिस हो जाती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न प्रत्येक प्रकार का कंपन क्या है? भूकंप है। भूकंप दो शब्दों से मिला है, भूमि का कंपन। कोई बात ही नहीं है याद करने वाली, एकदम सिंपल। वैसे ही अर्थक्वेक, अर्थ तो आपका अर्थ की सरफेस हो गई। क्वेक का मतलब होता है शेकिंग, तो शेकिंग ऑफ अर्थ क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। अच्छा, ये शेकिंग होती क्यों है? अब ये समझने वाली बात है कि पृथ्वी पर ये कंपन होता क्यों है। तो देखिए, होता इसलिए है कि पृथ्वी, टेक्निकल भाषा में अगर बोलें तो पृथ्वी के जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड ऊर्जा होती है, वो रिलीज होती है। लाइन अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं। देखिए, अंतर्जात, अंतर्जनित बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं चल रही उसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। और बहिर्जात मतलब बाहर के कारण। अभी अंदर और बाहर दोनों के कारणों को हम समझेंगे। पहले यहाँ से समझते हैं कि भूकंप आता क्यों है, कुछ सिंपल कारणों को समझेंगे। तो अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है मेनली दो कारणों से आता है। कितने कारणों से? दो। एक तो वही हमारे आपके कारण, यानी कि मानवीय कारणों से, और दूसरा प्राकृतिक कारणों से। दूसरा किससे? प्राकृतिक कारणों से। ठीक है, अब प्राकृतिक कारण कौन से हैं? प्राकृतिक कारण जो हैं, जैसे आपकी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, सारी चीज़ें अभी समझेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, दूसरा भ्रंशन हो गया। भ्रंशन क्या है भी हम देखेंगे। वलन क्या है? वलन। तीसरा आपकी प्लेट विवर्तनिकी हो गई। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े नहीं होंगे आप लोग, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी अगर मौका मिलेगा, अभी तो नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम सारी बहुत बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को। उल्कापिंड। ठीक है, इन सभी कारणों से। अब आप कहेंगे कि ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन, प्लेट विवर्तनिकी, उल्कापिंड, इनके कारण कैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है? देखिए, आपका ये ज्वालामुखी है, ये है पृथ्वी की सतह। ठीक है, थोड़ा सा कलाकारी दिखा लें यहाँ पे। ये है, इसको 3D में बना देते हैं, बढ़िया लगेगा। ये हो गई आपकी पृथ्वी की सतह। ठीक है, ऊपर वाली सतह। अब ये पृथ्वी का है। ठीक है, आंतरिक भाग। यहाँ मान लीजिए मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा, मैग्मा मतलब समझते हैं, जो ज्वालामुखी में जो लिक्विड निकलता है बाहर, मैग्मा। ठीक है, तो ये मैग्मा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन, प्लेट विवर्तनिकी या फिर उल्कापिंड, इनकी चर्चा हम उतनी ही करेंगे जितना कि हमें भूकंप समझने के लिए आसानी होगी, जितनी चीज़ों की। ठीक है, ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और सारी चीज़ों को एक क्लास में समेटना मुश्किल है। तो हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि यहीं तक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को हम समझाएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से। मैग्मा है पृथ्वी के, ठीक है, आंतरिक भाग में। अब ये मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, ऐसे ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है,
जब ये ऊपर की ओर आता है ज्वालामुखी का विस्फोट का क्या मतलब है, ऊपर आया और यहाँ पे फोड़ कैसे बाहर निकल गया पृथ्वी की सतह को, तो वो क्या होता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो जब ये मैग्मा आता है, जब आपकी पृथ्वी की ऐसे सतह में टकराता है, जब पृथ्वी की ऐसे परत यहाँ नीचे से टकराएगा तो क्या होगा, टकराएगा तो ये सतह क्या हो जाएगी, इसमें कंपन हो जाएगा ना, इसमें कंपन हो जाएगा, तो वही होता है भूकंप। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए कि ज्वालामुखी से कैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी कैसे, अगर ये पावरफुल है तो ये पृथ्वी की सतह फोड़ कैसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करता है। तो एक कारण तो ये हो गया भूकंप आने का। फिर हमने बोला भ्रंशन। भ्रंशन क्या है, देखिए आप ये देखिए ना, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा थी वो रिलीज हुई ना, एक कारण हुआ, अब यहाँ ऊर्जा आएगी, तो अगर यहाँ यहीं आते आते इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो जाएगा, केवल नीचे की सतहों में टकराएगा और ज्वालामुखी इधर उधर जो मैग्मा है ऐसे नीचे होता है, ऐसे परतों के बीच में चला जाता है। लेकिन अगर बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी है, तो ये पृथ्वी की सतह को तोड़ के ऊपर आ जाता है, फोड़ के ना, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो ये पृथ्वी के अंदर रिलीज ऊर्जा क्या है, इस भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के अंदर रिलीज ऊर्जा को क्या करता है, निर्मुक्त करता है, ठीक है। एक और ऐसे समझिए, देखिए ऊर्जा रिलीज करने का क्या मतलब है, जैसे जब कोई क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है, ये मैग्मा आ रहा है, तो मतलब इसके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है और एनर्जी होती है, तो ये आ रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब इसके अंदर की ऊर्जा जितनी थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मैग्मा का फ्लो रुक जाएगा। जब मैग्मा का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए एक और प्लेट आपको भ्रंशन बताते हैं, क्या बताते हैं, भ्रंशन। भ्रंशन बताने के पहले कहानी समझिए, ये समझिए एक रबड़ है, रबड़ का ऐसे रबड़ की रस्सी है, ठीक है, जिससे आप सब लोग होंगे, जैसे बोरी वोरी बांधी जाती है तो ऐसे रबड़ की रस्सी होती नहीं है, एक साइड आप पकड़िए और एक साइड अपने भाई बहन को पकड़ा, ये दोनों लोग खींचिए, अपनी अपनी साइड खींचिए। देखिए जब आप खींचेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये जो है रबड़ आपको अपनी साइड खींच रही है, मतलब आप दोनों लोग एक दूसरे की अपोजिट दिशा में खींचेंगे। लेकिन क्या होगा कि ऐसा फील होगा कि ये जो रस्सी है आप लोगों को एक दूसरे की ओर खींच रही है, एक दूसरे की ओर खींच रही है। लेकिन ये स्थिति एक समय तक होती है, एक समय तक होती है। अगर आप लोग दोनों लोग बहुत प्रेशर लगा के इसको खींचेंगे तो रस्सी बीच से टूट जाएगी। तो जब ये रस्सी बीच से टूट जाएगी तो क्या बताइए, अभी भी आपको ऐसा फील होगा कि ये जो है एक दूसरे की ओर आपको खींच रही है, मतलब ये रस्सी आपको अपनी ओर खींच रही है, नहीं ना। जब ये रस्सी जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक ये आपको फील होगा कि इधर से कोई बल लग रहा है जो कि हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। आप लोग तो बल बाहर की साइड लगा रहे हैं, एक दूसरे से दूर विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं, लेकिन अगर वो रस्सी क्या है, वो इलास्टिक है, तो वो एक दूसरे की ओर खींचेगी। वो मतलब आपको वो रस्सी एक दूसरे की ओर ऐसे लगेगा कि कोई बल लग रहा है। लेकिन अगर वो टूट जाएगी तो ये बल क्या हो जाएगा, लगना बंद हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई, टूटते ही खत्म हो गई, तो बल नहीं लगेगा एक दूसरे की ओर। इसी से आप समझेंगे भ्रंशन। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी की क्या है, ये प्लेट है, कोई भूखंड है, भूभाग है, ठीक है, कोई चट्टान है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब क्या होगा, किसी कारणवश, बहुत सारे कारण होते हैं, इस पे जो है बाहर की ओर ये बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बाहर की ओर जो है बल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, अब इसको कहते हैं टेंशन, ठीक है, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल मतलब ये दोनों, जो ये चट्टान है इसके दोनों कोने जो है एक दूसरे के बाहर की ओर से तनाव, इनमें टेंशन हो रहा है, ठीक है, टेंशन हो रहा है, तो इसे बोला जाता है तनाव मूलक बल, यानी कि बाहर की ओर एक विशेष प्रकार का बल लग रहा है। अच्छा, ये बल लगता रहेगा, ये कारण किस लिए है, क्योंकि कुछ कारण हैं जिसके कारण एक ऐसा बल लग रहा है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, अभी वो नहीं समझेंगे, बस समझिए इतना कि बल लग रहा है। अब क्या होगा, बल लगते लगते एक समय आएगा जबकि ये जो चट्टान है इसकी मतलब क्षमता खत्म हो जाएगी कि भैया अब हमसे नहीं सहा जा रहा है, तो ये बीच से जहाँ से सरल पड़ेगा, जहाँ से मतलब ये कमज़ोर पड़ेगी, वहीं से क्या हो जाएगी, ऐसे टूट जाएगी। इस तनाव मूलक बल के कारण क्या हो जाएगी, ये चट्टान दो भागों में ऐसे बट जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा 3D में समझा रहे हैं आप लोगों को। ये क्या हो गई, ये चट्टान बीच से क्रैक हो गई तनाव मूलक बल के कारण। अब जब ये चट्टान क्रैक होगी तो बताइए भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, जैसे जब कुछ भी चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, इधर उधर होगा कुछ, तो भूकंप तो आएगा ही आएगा। तो ये होता है आपके भ्रंशन, इसे बोलते हैं भ्रंश। दो चट्टानों के बीच में जो गैप हो जा रहा है इसे बोला जाता है भ्रंश, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है भ्रंश। तो ये होता है भ्रंश के कारण भूकंप आना। अब भ्रंश के कारण क्या है, रीज़न क्या है, उन चीज़ों को नहीं समझेंगे, बस हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है।
ये चट्टान थी, तनाव मूलक बल लग रहा था, तनाव मूलक बल लगने के कारण क्या हो गया, इसके अंदर भ्रंश हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और क्रिया होती है, उसके कारण भी भूकंप आता है। जब ये चट्टानें टूट जाती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण मतलब कि वो वस्तु जो है वो अपनी पूर्व की स्थिति में वापस लौटना चाहती थी। मतलब ये जैसे यहाँ है ना, ऐसे बोलेगी कि भैया टूटने के पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या होता है, ये चट्टानें फिर से एक दूसरे की ओर गति करने लगती हैं। ये चट्टानें फिर से क्या होता है, ये चट्टानें फिर से एक दूसरे की ओर गति करने लगती हैं। और जब गति करने लगती हैं तो उस गति के कारण भी कभी कभी भूकंप के झटके आते हैं। भाई गति करेंगे तो इधर से इधर घर्षण होगा, घर्षण होगा तो पृथ्वी की सतह हिलेगी, इससे भी भूकंप आता है। ठीक है। और इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था रीड। तो इसे बोला जाता है प्रत्यास्थ पुनश्चालन का सिद्धांत। प्रत्यास्थ मतलब एक गुण है जिसके कारण कि ये पहले की स्थिति में आना चाहेंगी, और पुनश्चलन का मतलब कि उसी प्रत्यास्थता के कारण ये फिर से चलना शुरू कर देती हैं एक दूसरे की ओर। इस कारण भी भूकंप आता है। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो एक विद्वान थे, रीड थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, और उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। ये हो गए दो रीजन कि ज्वालामुखी के कारण कैसे भूकंप आ रहा है, और जो है भ्रंशन के कारण कैसे, और ऐसे ही वलन होता है। इन चीज़ों को बस आप बहुत डीपली न समझिए, बस ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत डीपली ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन, प्लेट विवर्तन की ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। और वैसे इतना समझने की जरूरत भी नहीं है, बस समझ लीजिए किन प्राकृतिक कारणों की वजह से आता है, उनका नाम पता होना चाहिए। वैसे ये क्रिया होती है वलन। वलन में क्या होता है, वलन में भी मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन बाहर की ओर बल लग रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये अंदर की ओर बल लग रहा है, ऐसे अंदर की ओर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए जैसे कागज आप लीजिए, कागज को अगर आप बाहर की ओर दोनों हाथों से खींचेंगे, ऐसे एक हाथ यहाँ लगा एक हाथ बाहर, तो कागज बीच से फट जाएगा, वो क्या हो गया आपका भ्रंशन। और अगर कागज को आप अंदर की ओर ऐसे दबाएंगे तो देखेंगे कि कागज ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। ये क्रिया होती है वलन, ये क्रिया होती है वलन। तो ऐसे जब चट्टानों की भी ऐसे बल लगेगा अंदर की ओर तो ये मुड़ जाएंगी, जब मुड़ने की क्रिया होगी तब भी भूकंप आएगा। तो ये होता है वलन के कारण भूकंप। ऐसे ही प्लेट विवर्तन की, आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है बहुत सारी, जो पृथ्वी की सतह बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी है, और उन प्लेटों में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, जैसे अभिसारी गति, अभिसारी गति होती है, अपसारी गति होती है, ठीक है। अभिसारी गति होती है, अपसारी गति होती है, और समानांतर गति होती है। देखिए कैसे होती है, समानांतर गति होती है। कैसे होती है, अभिसारी गति का मतलब है कि एक दूसरे की, जैसे दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, इधर इधर, तो ये ऐसे गति करेंगी तो इसमें एक प्लेट ऐसे नीचे दब जाएगी प्रेशर के कारण, एक ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ये होती है अभिसारी गति। तो जो अभिसारी गति जब एक दूसरे से की ओर गति करती है तो अभिसारी गति होती है। इसके कारण भी जब ये टकराएंगी, आपस में एक दूसरे से रगड़ेंगी, तब भी भूकंप आएगा। अपसारी गति का मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से जुड़ जा रही हैं, तो फिर भी प्लेटें जा ही रही हैं, गति कर रही हैं, इस कारण भी भूकंप आता है। समानांतर का मतलब एक दूसरे के समानांतर, ऐसे या तो ये ऐसे ऐसे हो जा रही हैं, या तो एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो इनके बीच भी घर्षण होगा, रगड़ होगी, गति कर रही हैं, तो इसके कारण भी भूकंप आता है। ये होता है आपका प्लेट विवर्तनी की, ठीक है। उल्का पिंड क्या है, आपकी पृथ्वी है, इसमें कोई बहुत बड़ा सा उल्का पिंड आके गिरेगा, जब आके गिरेगा झटका लगेगा, झटका लगेगा तो कंपन उत्पन्न होगा, कंपन का ही मतलब क्या है, भूकंप। अब कुछ मानवीय कारणों को समझते हैं। जैसे देखिए मानवीय कारण में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा जो है डैम बना दिया, ठीक है। ये नदी है, नदी पर्वतों से निकल के आ रही है, आपने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्या बना दिया, डैम बना दिया। अब डैम तो मानो नहीं बनाया, जब डैम बनाओगे तो यहाँ क्या होगा, डैम के निचले हिस्से यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा होगा। क्या जमा होगा, बहुत सारा पानी। पानी के साथ बहुत सारा अवसाद भी जमा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ के चट्टानें जो हैं वो कमज़ोर हैं, या फिर चट्टानों के नीचे यहाँ कोई भ्रंश है, जैसे ये आपका पानी, और चट्टानों के नीचे ऐसे दरारें हैं, चट्टानों के नीचे क्या है, दरारें हैं, ऐसे दो चट्टानें हैं, इसके नीचे चट्टान है, ठीक है। पृथ्वी की सतह है ना, इसके नीचे ऐसे दरारें हैं। अब इस पर बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, बहुत सारा अवसाद जमा हो रहा है। तो पहला रीज़न तो क्या होगा, अवसाद जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो मान लीजिए इस साइड की चट्टान बैठ गई उस प्रेशर की वजह से, जब बैठेगी तो भूकंप आएगा, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इन चट्टानों के बीच में क्या चला गया, पानी जा रहा है। जब पानी जब तक नहीं जा रहा था तब तक ये चट्टानें, इनमें दरार तो थी लेकिन ऐसे ये जुड़ी हुई थी दरार होने के कारण। लेकिन जब पानी जाएगा तो इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा और बढ़ाएगा और इनके बीच में घर्षण हो जाएगा, यानी कि जैसे पानी जब कहीं लगता है तो क्या हो जाता है, वो फिसली हो, वो सतह जो है फिसलने लगती है। जब फिसलने लगती है तो फिर वही जो दरार है वो भ्रंश बन जाएगा, यानी कि एक चट्टान ऊपर रह जाएगी, दूसरी हो सकता है नीचे खसक जाए, एक ऊपर उठ जाएगी, दूसरी नीचे खिसक जाएगी। तो इस कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। तो ये हो गए कुछ आपके मानवीय कारण। और इसी एक रीजन की वजह से एक जगह भूकंप आया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोयना नाम की एक जगह है, कोयना बांध था, उसमें भूकंप आ गया था, ठीक है। इसी कारण की वजह से, इसी डैम, वो डैम बनाया गया और डैम जब बन गया तो वहाँ पे यही हुआ था कि वहाँ पे जो नीचे चट्टानें थी, उन चट्टानों में दरारें थी, दरारों में पानी गया और चट्टानों में फिसलन हुई और बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। ये हो गए आपके प्रमुख कारण, ठीक है, भूकंप के। अब हम आगे क्या चर्चा करेंगे, हमने अभी तक क्या देखा,
हमने देखा कि भूकंप क्या है, भूकंप की परिभाषा देखी, धरती का कांपना यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न प्रत्येक प्रकार का कंपन भूकंप कहलाता है। फिर हमने देखा आखिरकार ये कंपन आता कहाँ है, तो हमने आपको साधारणतः समझाया कि ये कंपन जो है मानवीय या प्राकृतिक दो कारणों से आ जा सकता है। मानवीय कारण में हमने एक एग्जाम्पल समझाया कि जैसे मान लीजिए आप कोई डैम बनाते हैं, डैम की वजह से वहाँ अवसाद पानी जमा होने की वजह से जब क्या होता है, चट्टानें खिसक जाती हैं तो उस कारण भी भूकंप आता है। फिर हमने बताया ज्वालामुखी से कैसे भूकंप आता है, भ्रंशन से कैसे होता है, वलन से कैसे भूकंप आता है, प्लेट विवर्तनिकी से कैसे भूकंप आता है, उल्कापिंड से कैसे भूकंप आता है। सारी चीज़ों को हमने सिंपल तरीके से समझा दिया, जितना कि अभी आपके लिए जरूरी है। ना समझ में आए चीज़ें तो क्लास वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और समझ में आ जाए, और ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, बस ये रीज़न याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस जितनी चीज़ें बता रही है इसलिए बता दिए तो आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनने की, अच्छा ठीक है सतह कैसे, मतलब धरती क्यों कांप उठती है, क्यों उसकी सतह पर कंपन हो जाता है। तो ये सारे प्रमुख रीजन होते हैं जिनके कारण सतह पर कंपन होता है। बाकी इसको बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये समझ में बहुत अच्छे से तब आएंगी ना जब आप अच्छे से प्लेट विवर्तनिकी वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और अभी उतना टाइम है नहीं, जब कभी टाइम होगा तो बताएंगे, अभी आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। बस हमने समझा दिया कि आपको एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखिए हमने बताया कि पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा के निष्कासन को से भूकंप आते हैं। आपने समझा ऊर्जा का निष्कासन मैंने हमने बताया कि एक सिंपल सा उदाहरण बताया कि आप एक रबड़ लीजिए, तो जब तक उसको खींचेंगे, जब तक वो एक दूसरे की ओर जो है आपको खींच रही हैं, जैसे एक आप दोनों लोग खींच रहे हैं और जब वो अंदर की ओर एक दूसरे को खींच रही हैं, उसे ही तब तक जब तक उसके अंदर ऊर्जा है तब तक अंदर की ओर खींचेगी, लेकिन जैसे वो टूट जाएगी तो ऊर्जा निर्मुक्त हो जाएगी। तो इसे पृथ्वी के अंदर जो है आंतरिक भाग में या बाहरी भाग में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जब रिलीज हो जाती है भूकंप के माध्यम से तो वही होता है, जब भूकंप आता है तो वो ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे दो चट्टानें हैं, अब ये हैं, ये ठीक है, इनके अंदर ऊर्जा है जो एक दूसरे को बाहर की ओर खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है। अब क्या होगा, भूकंप, ये जब नीचे बैठेगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा, और उसके कारण क्या होगा, अब ये जो ऊर्जा थी वो भी खत्म हो गई, अब इनके अंदर कुछ खिंचाव भी बंद हो जाएगा। तो यही है, ठीक है। प्राकृतिक कारण में हमने बताया कि प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी, विवर्तनिकी अस्थिरता और मानवीय कारण, ठीक है, बहुत सारे। अब हमने आपको मानवीय कारण में केवल एक ही एग्जांपल बताया डैम का। उसी प्रकार यदि ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत से भूकंप आते हैं, ठीक है, जहाँ की सतह स्थिर नहीं है, वहाँ पे आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का बनाओगे, सड़कें बना रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, तो उससे भी भूकंप आने का क्या होता है, खतरा बढ़ता है। उसके बाद हमने आपको रीढ़ का प्रत्यास्थ पुनश्चालन का सिद्धांत बताया कि जो ये आपकी प्लेटें थी, ठीक है, ये क्या हो रहा था, इनके अंदर भ्रंशन हुआ, ठीक है, यानी कि ये दो भाग में बट गई। पहले तो बाहर की ओर बल लग रहा था, तनाव मूलक बल लग रहा था, फिर ये बट गई। बटने के बाद क्या होता है, इनके अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ये क्या कहते हैं कि चलो हम एक दूसरे की ओर अब जैसे थे उसी अवस्था में चलें, तो फिर से ये एक दूसरे की ओर गति करने लगती हैं। तो वही लिखा है कि पुनश्चालन और प्रत्यास्थ का ये गुण है, और इसके कारण भी फिर जब एक दूसरे की ओर गति करने लगेंगी तो भूकंप आएगा। तो इसे बोला जाता है प्रत्यास्थ पुनश्चालन का सिद्धांत। और ये किसने दिया, तो रीढ़ में दिया। इसमें आपको इतना ही याद करना है, सिद्धांत का नाम और किस वैज्ञानिक ने दिया, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब भूकंप आने वाला होता है ना, तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी भी आपसे पूछेगा पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में बहुत पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन है, पूछेगा कि आपसे भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और हमें लगता है कि बहुत लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, तो याद रखना कि रेडॉन गैस होती है। अगर भूकंप आने वाला है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं आगे हम जिस चीज़ को समझेंगे वो है आपका भूकंप केंद्र और भूकंप का मूल। भूकंप का मूल और भूकंप का केंद्र क्या है, देखिए ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर का हिस्सा है। अब जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर में जहाँ से उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है भूकंप का मूल। और ये धरती के ऊपर जहाँ सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसे बोला जाता है भूकंप केंद्र, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र जो होता है भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु है जहाँ तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है। जहाँ से तरंगें निकली पृथ्वी के अंदर उसे भूकंप मूल बोला जाता है, ठीक है। भूकंप मूल मतलब जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है मूल, मतलब मूल स्थान पे यहाँ कौन सा है। और अब क्योंकि तो यहाँ अंदर तो कोई रहता नहीं है, तो उस पृथ्वी की सतह पर ही मनुष्य रहते हैं सारी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे महसूस करेंगे। तो जिस स्थान पे पहले महसूस होता है उसे बोला जाता है भूकंप का केंद्र, उसे क्या बोला जाता है, भूकंप केंद्र। और ये जो अंदर है उसे मूल। देखिए इसको सिंपल है याद करने का तरीका, पहले तो ये समझिए मूल क्या है। भूकंप का मूल का मतलब है जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। केंद्र क्या है, जहाँ पे महसूस हो रही हैं वो केंद्र है, जहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। महसूस तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ कोई मनुष्य तो रह नहीं रहा है कि वो महसूस करेगा, मनुष्य तो सारे ऊपर रह रहे हैं, तो महसूस जहाँ पे हो रहा है वो है भूकंप केंद्र। और जहाँ पे उसका उत्पन्न हो रही है उसे कहते हैं मूल। याद कैसे करोगे, देखिए मूल का मतलब होता है जड़, ठीक है, जड़। और किसी भी पेड़ की जो जड़ होती है वो क्या होती है, जमीन के अंदर। तो जो जमीन के अंदर है वो है मूल। पेड़ की जड़ है तो पेड़ की जड़ क्या है,
जमीन के अंदर। अगर भूकंप है, भूकंप मूल यानी कि ऐसे समझिए भूकंप की जड़, तो वो भी क्या है, होगी जमीन के अंदर। तो जब मूल है वो होगा जमीन के अंदर, और जो केंद्र है वो होगा ऊपर। भूकंप केंद्र सतह पर होगा, भूकंप मूल जमीन के अंदर होगा। ये चीज़ें आप समझे। चलिए, भूकंप मूल और भूकंप केंद्र हमें लगता है कि आप अब अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे हम समझेंगे भूकंपीय तरंगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है भूकंपीय तरंगे। देखिए, जो आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं उनको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले तो समझिए कि 3 भाग कौन से। पहले 2 भाग समझिए। कहाँ समझते हैं, यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं है। एक सेकेंड, यही समझते हैं। देखिए, पहले तो ये जो आपके भूकंप तरंगे होते हैं ना, भूकंपीय तरंगे होती हैं आपकी, भूकंपीय तरंगे, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है भूगार्भिक, एक को बोला जाता है भूगार्भिक तरंगे, और दूसरे को बोला जाता है सतही तरंगे। दूसरे को बोला जाता है सतही तरंगे। अब ये जो भूगार्भिक होती है, मतलब ये जमीन के अंदर ही रह जाती हैं ये तरंगे। इनको 2 भागों में बांटा जाता है, पी तरंगे और यस। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है। जो एल तरंगे होती हैं ये पृथ्वी की सतह पर आती हैं, तो इनको सरफेस या फिर लॉन्ग पीरियड वेव्स बोला जाता है, इसीलिए इनको एल वेव्स कहा जाता है। तो पहले तो दिमाग में 2 चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जो भूगार्भिक यानी कि जो पी और एस हैं, ये धरती के अंदर रहेंगी। एल तरंगे धरती के ऊपर यानी कि धरती की सतह पर रहेंगी। इनकी विशेषता क्या है, सबसे पहले याद रखना है आपको कि जो पी तरंगे होती हैं यानी कि प्राइमरी वेव्स होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और जो एस वेव होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ आप लोगों को नहीं पता होगा, तो देखिए अगर हम समझा दें सिंपल भाषा में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ को, एक सेकंड आप ऐसे रुकिएगा क्योंकि समझना जरूरी है। ये आपसे फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। देखो, अनुदैर्घ्य तरंगों में जो तरंग की दिशा होती है और जो तरंग के अंदर जो कण होते हैं उनके चलने की दिशा और तरंग की चलने की दिशा वो दोनों एक होती है। जैसे कैसे, जैसे आप बहुत सारी बॉल रखिए ऐसे, और यहाँ पे एक बॉल पे टक्कर मारिए, तो ये बॉल भी इधर, ये बॉल इसको टक्कर मारेगी, ये बॉल इसको, ये बॉल इसको, ये बॉल इसको, और ओवरऑल यहाँ तक बॉलें थी तो अब यहाँ तक हो जाएंगे ऐसे आगे आगे, ठीक है। इनके बीच में स्पेस हो जाएगा, ये बॉल इसको टक्कर मारी, ये बॉल इसको टक्कर मारी। तो देखिए, ये मान लीजिए तरंग की दिशा है, तरंग भी इसी दिशा में चल रही है, और ये तरंग के कण हैं वो भी इसी दिशा में चल रहे हैं। इसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य, इसे बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है कि इसमें कण और जो तरंग चलने की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे ऐसे होती है, कण ऊपर नीचे गति करेंगे लेकिन तरंग जो है वो आगे बढ़ेगी। वो तरंग क्या होती है, आगे बढ़ेगी। कण ऊपर नीचे, जैसे आप एक रस्सी लीजिए ऐसे और इसको ऐसे बांध लीजिए और यहाँ पकड़ के ऐसे झटका दीजिए, तो जब आप रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे तो रस्सी तो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन जो तरंग की चलने की गति है वो तरंग तो आगे जा रही है लेकिन रस्सी क्या हो रही है, ऊपर। इसके कण जो हैं वो ऊपर नीचे गति करते हैं। इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। सिंपल में एकदम समझने का तरीका यही है। अब आप समझ गए। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल अगर बताएं तो जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे जो आपकी प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो आपकी एस तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और जो आपकी पी होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। तो नहीं, हमने लगता है यहाँ पे उल्टा बता दिए। पी तरंगे जो होती हैं आपकी वो अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्राइमरी जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुदैर्घ्य का मतलब कि ये ध्वनि तरंगों की बात होती हैं। ध्वनि तरंगों की बात की मतलब इनके चलने की दिशा और इनके तरंगों की दिशा और इनमें जो कण हैं उनके चलने की दिशा दोनों एक होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब जैसे प्रकाश की तरंगें चलती हैं वैसे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब धरातल पर कौन पूछे आपसे सबसे पहले पहुंचती है, तो धरातल पर जो सबसे धरातल पर जो है सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो धरातल पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। लेकिन ये नुकसानदायक, मतलब इनसे ज़्यादा क्षति नहीं होती है। धरातल पर जो क्षति पहुंचाने वाली तरंगे होती हैं वो आपकी एल तरंगे होती हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं। ये तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, ये आपको याद रखना है, और केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चलती हैं। एल तरंगे, इनको कहा जाता है सरफेस वेव्स। ये केवल कहाँ चलती हैं, केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग मतलब पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। पी वेव्स क्या होती हैं, पी वेव्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में ये चलती हैं। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। हालांकि हर माध्यम में इनकी गति तो बदल जाती है, लेकिन इतना याद रखना है कि तीनों माध्यमों में चलती हैं। एस तरंगों के बारे में आपको याद रखना है कि ये केवल ठोस में, कहाँ पे, ये केवल ठोस में गति कर सकती हैं, ठीक है। ये कहाँ पे गायब हो जाती हैं, आपके लिक्विड में नहीं चलती। तो आप देखिए, पृथ्वी का जो क्रोड है, क्रोड क्या होता है, वो लिक्विड है। क्रोड जो है, पृथ्वी का जो क्रोड है वो क्या होता है, वो लिक्विड है। तो लिक्विड होता है, तो ये तरंगें आपको याद रखना है कि पृथ्वी के क्रोड में ये लुप्त हो जाती हैं, वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि तरल क्रोड से ये गुजर नहीं पाती। इनका विशेषता ही होती है कि ये लिक्विड में नहीं चल पाती हैं।
तो पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के बारे में आप समझ गए। पी और एस के बारे में याद रखना है कि ये भूगर्भिक हैं। एल के बारे में आपको याद रखना है कि ये सतही है, ये केवल एल जो होगी ये केवल पृथ्वी के सतह पर होगी। और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन होगा, सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपकी एल वेव्स होती हैं, ठीक है। एल वेव्स के बारे में इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। इनकी गति तो सबसे कम होती है, ठीक है, और मार्ग इनका सबसे लंबा होता है, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी, यही याद रखना है सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनके बारे में क्या याद रखना है कि पी अनुदैर्घ्य होती हैं, यस अनुप्रस्थ होती हैं, पी तीनों माध्यमों में चल लेती हैं, और यस जो है केवल ठोस में चलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भूकंप के बारे में हमने वेव्स के बारे में देख लिया, भूकंप केंद्र क्या होता है देख लिया, भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि भूकंप को मापा कैसे जाता है। देखिए, भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। किस यंत्र से पूछा जाए मापा जाता है भूकंप, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ तो ये यंत्र है जिससे मापा जाता है भूकंप, ये क्या है, यंत्र है। लेकिन अब एक स्केल होती है, जैसे मान लीजिए आपको नापना है, लंबाई मापनी है, तो आप किस में नापोगे, आप स्केल मीटर में नापोगे ना, मीटर सेंटीमीटर इसमें नापोगे, ठीक है, मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे। इसमें क्या नापी जाती है, इसमें लंबाई और जो दूरी है आपकी ये नापी जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो भूकंप होता है उसको दो प्रकार के स्केल में नापा जाता है, एक को बोला जाता है मार्केली स्केल, एक को बोला जाता है रिएक्टर स्केल। क्या बोला जाता है, एक को मार्केली स्केल बोला जाता है, एक को रिएक्टर स्केल। पहले तो सबसे पहले याद रखना है कि किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ। मार्केली और रिएक्टर क्या है, तो ये दो स्केलें हैं, ये भूकंप की तीव्रता बताती हैं, ये तो यंत्र है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे समय मापने का यंत्र घड़ी है, समय मापने का यंत्र क्या है, घड़ी है, लेकिन वो समय किस में बताएगी, समय या तो आप मीटर, ठीक है। समय मापने का एक साधारण सा उदाहरण आपको बना रहे हैं, जैसे जो हाथ में घड़ी पहनते हो आप, वो क्या बताती है, समय बताती है। अब उस समय में जो मीटर सेकंड वो क्या है, वो यूनिट्स हैं जिसमें समय मापा जाता है। तो ऐसे समझिए कि सिस्मोग्राफ क्या है, यंत्र जिससे मापा जाता है। मार्केली और रिएक्टर क्या है, स्केल हैं जिसमें भूकंप की तीव्रता का मतलब किस आधार पे, ये यूनिट्स हैं, ये क्या हैं, ये स्केल्स हैं। तो मार्केली स्केल क्या होती है, मार्केली स्केल के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो स्केल होती है ये केवल नुकसान का मापन करती है, केवल क्या, नुकसान का मापन करती है। जैसे ये किसका मापन करती है, ये नुकसान का मापन। जैसे कहीं पे भूकंप आया तो वहाँ पे जाया जाता है, वहाँ पे आंकड़ों को उठाया जाता है कि यहाँ पे कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, कितना इस भूकंप से यहाँ पे नुकसान हुआ, ठीक है। आंकड़ा उठाया जाता है और आंकड़े के अनुसार अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो उससे बताया जाता है कि भूकंप कितना तेज था, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे जो नुकसान के जो आंकड़े हैं उनके आधार पे ये मार्केली स्केल क्या करती है, इस पे जो है भूकंप को मापा जाता है। इसकी सीमा 1 से 12 तक होती है, ठीक है। अनुभव प्रधान वही है कि वहाँ पे जाके अनुभव लिया जाता है कि कितना यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके आधार पे भूकंप बताया जाता है कि कितना ये तीव्र था। रिएक्टर स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है, ये गणितीय लघुगणकीय मापक है। इसमें क्या होता है, रिएक्टर स्केल जो होता है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है, यानी कि भूकंप में कितना ऊर्जा का निष्कासन हुआ। भूकंप आया तो भूकंप के हम बोलते हैं, भूकंप का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, तो भूकंप के माध्यम से कितनी ऊर्जा का निष्कासन हुआ, ये क्या नाप रहा है, ये नाप रहा है कि भूकंप, हमें ऊर्जा से नहीं मतलब, हम जाके अनुभव करेंगे वहाँ पे जहाँ पे भूकंप आया उस जगह पे भी जाएंगे, देखेंगे कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उस आधार पे भूकंप को बताया जाता है, वो मार्केली स्केल है। और रिएक्टर स्केल नाप अनुभव नहीं, वहाँ पे जाके हमें नहीं देखना साथ कितना आया है भूकंप, ठीक है, हमें ऊर्जा देखनी है, कितनी ऊर्जा निर्मुक्त हुई, हमें वो नहीं देखना है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ उस भूकंप से, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल क्या होती है आपकी, तो ये ऊर्जा निष्कासन को क्या करती है, गणना करती है। इसमें एक बात आपको याद रखना है टेक्निकल, ये है कि जैसे इस स्केल में जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है 1, दूसरा पॉइंट है 2, तीसरा पॉइंट, तो ये जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, जैसे एक रिएक्टर स्केल 2 रिएक्टर स्केल में अंतर क्या है, तो ये अगर 10 है तो ये 10 की पावर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि ये इससे 10 गुना ज़्यादा होता है। 3 का मतलब 10 की पावर 3, 3 रिएक्टर स्केल का मतलब ये अब इससे 10 गुना ज़्यादा है। 4 रिएक्टर स्केल का मतलब 10 की पावर 4, मतलब ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो यही याद रखना है कि इसमें जो है हर जो अगला अंक होता है वो पिछले से जो है रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हमने बताया ना, जैसे 10 की पावर 1 है पहली इकाई, दूसरी इकाई 10 की पावर 2 होती है, तीसरी इकाई 10 की पावर 3 होती है, तो ये पिछली इकाई से 3 गुना ज़्यादा होती है। और मार्केली स्केल के बारे में याद रखना है कि ये अनुभव प्रधान होती है, ये अनुभव के आधार पर भूकंप के बारे में बताती है, ठीक है, कितना विश्लेषण करके अनुमान लगाती है कितना जो है नुकसान हुआ है। और रिएक्टर स्केल क्या करती है, रिएक्टर स्केल बताती है कितना ऊर्जा का निष्कासन हुआ है, और इसमें जो है हर अंक जो है अगली यूनिट जो होती है इस स्केल में वो पिछली यूनिट से 10 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि समभूकंपीय रेखाएं, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। समान भूकंप तीव्रता को मिलाने वाले स्थानों को
क्या बोला जाता है, समभूकंपीय रेखाएं। जैसे यहाँ पे समान तीव्रता का भूकंप आता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनको जो रेखा मिलाएगी उसे बोला जाता है समभूकंपीय रेखा, ठीक है। और सह भूकंपीय रेखा क्या है, ये सम हो गई। और सह भूकंपीय रेखा है जैसे एक ही समय में यहाँ भूकंप आया, एक ही तुरंत यहीं पे भूकंप आया, तुरंत यहाँ, तो ये जो रेखा है एक ही समय में जहाँ जहाँ पे भूकंप आया है, साथ में एक साथ जहाँ भूकंप आया है, उसे बोला था सह भूकंपीय रेखा। इतनी बातें हुई, ठीक है। अब हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में क्या स्थिति है भूकंप की। देखिए, जो भारत में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है भूकंप को लेकर एरिया, वो है हमारा हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है। वो क्या है, वो है हमारा हिमालय वाला क्षेत्र। देखिए यहाँ पे लिखा है, हिमालय व उत्तर भारत का मैदान अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे निरंतर क्षेपित हो रही है। देखिए, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है भारतीय प्लेट। आपको पता होगा कि पहले भारत यहाँ पे नहीं था, ठीक है, भारत यहाँ पे नहीं था, ये अलग अलग प्लेटें थी। फिर भारत यहाँ पे आता है। सिंपल में बताएं तो भारत क्या था, भारत जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था आपका भारत, ऐसे। यहाँ से गोंडवाना लैंड का हिस्से का मतलब क्या है कि ये आपका जो है अभी साउथ आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उससे जुड़ा हुआ था। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसकी गति होती है, इधर आता है गोंडवाना लैंड से अलग होकर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट होती है, फिर यूरेशियन प्लेट से टकराता है और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका एक हिमालय जैसी इतनी बड़ी पर्वतमाला का निर्माण होता है। और वर्तमान में भी ये टक्कर जारी है। आपकी जो भारतीय प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है और उसके कारण ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। किस लिए, भूकंप को लेकर के। इस देखिए, अब यहाँ पे इस पूरे एरिया में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। जैसे आपको याद रखना, 1934 में नेपाल में बहुत भयानक भूकंप आया था। फिर नेपाल में 2015 में भी एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, ठीक है। तो ये सन याद रखना है कि नेपाल में जो है 1934 में, ठीक है, और 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भयानक भूकंप आया था। सबसे संवेदनशील क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो भारत का यही आपका हिमालय व उत्तर मैदान का मैदान जो है अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है भारत में, ये याद रखना है। अच्छा, पहले क्या माना जाता था कि जो भारत का ये दक्षिणी भाग है, पठारीय भाग है, ये बहुत सही है, यहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, बहुत स्थिर है। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में जो है महाराष्ट्र के लातूर में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, ठीक है। और वो भूकंप क्या करता है, वो भूकंप इस तथ्य का खंडन कर देता है कि जो भारत का दक्षिणी भाग है वो स्थिर है। तो अब ऐसा नहीं माना जाता कि स्थिर है, बल्कि भारत का पूरा भारत ही माना जाता है कि किसी न किसी भूकंप जोन में पूरा भारत आता है। भारत का हर भाग जो है भूकंप से प्रभावित है। इस क्षेत्र में आए हुए प्रमुख भूकंप कौन से हैं, तो लातूर महाराष्ट्र 1993 में यहाँ भूकंप आया था। भुज गुजरात में 2001 में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी आपको जोन का नाम नहीं याद रखना है क्योंकि जोन का फिर से जो है आपका बंटवारा हुआ है, नया मैप आया है, तो वहाँ पे भी हम बताएंगे। कोयना का भूकंप 1967 में आपको याद रखना है। इसका रीजन हमने बताया था कि ये बड़े बांध और विशाल जल संग्रहण द्वारा यह उत्पन्न असंतुलन था। इसके बारे में पूरी कहानी हमने बताई है कोयना के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार लातूर का भूकंप आपको याद रखना है 1993 में। भुज का भूकंप 2001 में। सन याद रखना है, आपसे पूछेगा, हो सकता है मैच द कॉलम में दे दे कि लातूर का भूकंप, लातूर, भुज, कोयना, और इधर दे दे आपको ईयर कब आया था मैच करने के लिए। दूसरा दे सकता है कि कहाँ पे आया था, लातूर महाराष्ट्र में, कोयना महाराष्ट्र में, भुज आपके गुजरात में है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, उसके बारे में इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है अभी आपके पेपर के दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं, भूकंप का क्या अनुमान कैसे लगाया जाता है, क्या कुछ अनुमान है। तो अभी तक जो है बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है भूकंप की, कि मतलब अभी हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, इतनी ज़्यादा हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई है कि एकदम सटीक जानकारी लगा लें कब भूकंप आएगा। हालांकि विज्ञान ने कुछ प्रगति की है और कुछ प्राकृतिक कारकों की वजह से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे प्राकृतिक कारक कौन है, जैसे जब भूकंप आने वाला होता है तो कुएं का जो जल स्तर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जल के तापमान में परिवर्तन होता है, पशु पक्षियों के व्यवहार में असामान्य परिवर्तन देखने को मिलता है यदि भूकंप आने वाला है। उसी प्रकार अगर तकनीकी उपकरण जैसे आपके सिस्मोफोन है, ठीक है, माइक्रोफोन का उपयोग जो है किया जाता है हल्के झटकों को नापने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में क्या स्थिति है, तो प्रेजेंट में जो है कुछ ऐसे हमारे पास जो है रिसर्च करके हमने जो है ऐसी संभावनाएं तलाश ली है कि हमें अगर भूकंप आने वाला होता है तो 1 से 3 घंटे पहले हम उसका आकलन कर सकते हैं, और अभी भी ये रिसर्च पीरियड में है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ठोस कोई वजह नहीं है, हमें भूकंप अगर आने वाला हो तो उसको पूर्वानुमान का कोई सटीक हमारे पास तकनीक नहीं है। बस हम कुछ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर और करंट रिसर्च है जिनके माध्यम से जान सकते हैं। कोई यहाँ बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें आपके लिए नहीं है। उसके बाद ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहले जो भारत था वहाँ पे 4 भूकंपीय जोन थे, ठीक है। अभी भारत में 2025 में जो है भारत में जो है नया जो मैप लाया गया भूकंप का, उसमें 5 भूकंपीय जोन बना दिए गए। 5 क्या हैं, तो दूसरा 2, 3, चौथी श्रेणी, पाँचवीं, एक, देखिए पहली श्रेणी नहीं है। पहले आपको याद रखना है कि नंबर 1 नाम का कोई भी भूकंप जोन नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से, 3 से, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। पहले ये 4 थे, अब एक छठा जोन आ गया है। ये उच्चतम जोखिम वाला जो क्षेत्र है उसको छठा जोन बोला जाता है। जो संपूर्ण हिमालय वाला क्षेत्र है, ये जो चापाकार वाला एरिया है, ये पूरा छठे जोन में आ जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। दूसरा अगला पॉइंट इधर का आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि पहले 4 थे, ठीक है।
61% जो भूमि है वो मध्यम से उच्च जोखिम जोन्स में वर्तमान में आती है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत में कितनी भूमि उच्च जोखिम जोन्स में आती है, मध्य से उच्च जोखिम जोन्स में आती है, तो 61%। भारत की 75% जो जनसंख्या है वो भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में निवास करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पूछेगा कि जो नया वर्गीकरण है ये जो है कितने मापदंडों पर आधारित है, 3 मापदंडों पर आधारित है, क्षीणन, विवर्तनिकी और शिला विज्ञान, ठीक है। विवर्तनिकी टेक्टोनिक, शिला विज्ञान मतलब लिथियोलॉजी, क्षीणन मतलब होता है ये एक प्रकार की तरंगों की गति कि मतलब जैसे तरंगे जब दूर आती हैं पास आती हैं तो ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है, उस सिद्धांत को क्षीणन बोला जाता है। बस नॉर्मली आपको इतना याद रखना है। पूछेगा कि नए वर्गीकरण में करंट का क्वेश्चन है, 2025 में ये मैप आया, तो किन मापदंडों को आधार करके ये मैप बनाया गया है, तो क्षीणन, विवर्तनिकी और शिला विज्ञान, बस इतनी ही याद। और ये बात याद रखनी, एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें प्रशासनिक सीमाएं, जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश, ये आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान, इन सीमाओं को नहीं ध्यान में दिया है, बल्कि प्रशासनिक ये होती है प्रशासनिक सीमाएं। तो वही कह रहा है प्रशासनिक सीमाओं के बजाय शुद्ध भूवैज्ञानिक स्थितियों को प्राथमिकता दी गई है, ये आपको याद रखना है। बाकी अब इस क्लास में कुछ नहीं है, हमने इतनी चीज़ें कवर कर ली। हमने क्या देखा, हमने जो वर्तमान मैप आया है भूकंप का, जिसमें कि भारत को अब 4 जोन की बजाय 5 जोन में बांट दिया गया है। आपको याद रखना है कि नंबर 1 नाम का कोई जोन नहीं है, 2 से शुरुआत होती है, 2 से 6 तक आपके कितने हो गए, 4 जोन हो गए। उसके बाद उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले हमने देखा हमने देखा कि भूकंप पूर्वानुमान के क्या वर्तमान में कुछ तंत्र हैं, तो इसके बारे में भी देखा कि कोई सटीक तंत्र नहीं है, बस आपके इन्वायरमेंट के आधार पे हम ज़्यादातर पता लगाते हैं, या कि कुछ रिसर्च चल रही है जिसके आधार पर 1-2 घंटे पहले पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फिर हमने बताया कि भारत का उत्तरी मैदान और उत्तर भारत का जो ये हिमालय वाला क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। फिर हमने देखा कि पहले माना जाता था कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है कम संवेदनशील है, लेकिन कई भूकंप आए वहाँ पे भी, तो ये मिथक भी टूट गया कि दक्षिणी भाग जो है भूकंप के लिए प्रतिरोधी है, बल्कि वहाँ पे भी भूकंप आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा की। भूकंप के बारे में देखा, आदि केंद्र के बारे में हमने देखा, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं भूकंप के बारे में। हमें लगता है क्लास थोड़ा सा बड़ी हो गई, लेकिन कुछ बचा नहीं है। अब इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन भूकंप से देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं किसी नई क्लास में इसी प्रकार की। बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगी।